तो आज की क्लास का जो मेन पर्पस है वो CFF3 सस्टेनेबिलिटी के बारे में हमारे पास ये सब्जेक्ट है क्या, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सही है, उसको लेके कैसे चल रहा है, क्या ये सेप्टेम्बर टाइम में हो सकता है नहीं हो सकता, इन सारे मैटर्स को इंशाल्लाह आज की क्लास में हम सुकून से डिस्कस करेंगे। मेरे बच्चों, इस सब्जेक्ट के बारे में आपको क्या पता है? मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा बच्चों। अभी जिस तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ पहले आप उस तरीके से लेके चल रहे हैं। सही है, मैं सारे सवाल आपको एड्रेस करूंगा, लेकिन पहले एक फ्लो में पहले सब्जेक्ट को समझना, सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा तो फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक बच्चे ने कहा कि सर न्यू सब्जेक्ट है और बोरिंग है। अच्छा, थ्योरी पेपर है। एक बच्चे ने कहा कि जी थ्योरी पेपर है, ओके। और इसके अलावा कुछ नहीं पता। मैं सस्टेनेबिलिटी होता है क्या ये पता है। इसके अंदर से थोड़ा सा ऑडिट है, ऑडिट जैसा पेपर है ये। न्यू डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अच्छा, और लॉन्ग टर्म लाइफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की नहीं, लॉन्ग टर्म लाइफ ऑफ द एंटिटी। जबरदस्त। एनवायरमेंटल रिलेटेड मैटर्स। अच्छा, फ्यूचर फिजिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अच्छा, आप लोगों ने जितनी भी बातें कही हैं तो क्या हमारा जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क था मेरे बच्चों, सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। जब तक ये वर्ड समझ में नहीं आएगा, ना हमें सिलेबस समझ में आएगा, ना चीज़ें समझ में आएंगी। सही, तो बिल्कुल एक्टिव रहना है। तो क्या हमारा जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है, क्या एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क के थ्रू ये जो आपने कहा इन्वायरमेंटल रिलेटेड मैटर्स, तो आपने रिसेंटली देखा होगा IFRS में बेतहाशा चेंजेस आई हैं और IS 1, 36, 37 इसमें क्लाइमेट रिलेटेड चीज़ें ऐड हो गई हैं। ऐसा ही है बच्चे, एग्री करते हो? अगर आप रिसेंटली देखें, अगर क्लाइमेट की वजह से आपके प्लांट की यूजफुल लाइफ चेंज हो रही है, आपका प्लांट इम्पेयर्ड हो रहा है, तो आप कंपनीज में देखें क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड मैटर्स हैं, तो ये तो ऑलरेडी न्यू डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रहे थे। ये तो ऑलरेडी न्यू डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आ रहे थे। तो फिर क्यों अलग से हमारे पास सस्टेनेबिलिटी एक नया सब्जेक्ट आया और एक नया स्टैंडर्ड आया? असल सवाल ये मेरा, मतलब क्यों एक चीज हमारे एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क से कवर नहीं हो पा रही थी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना। सही है, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे जाके जितनी भी कनेक्शन है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे के सारे जो हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ हमजा, कि स्टैंडर्ड था ना, IS 1 था, वो कहता था क्लाइमेट रिलेटेड डिस्क्लोजर बताओ। 36 था, वो कहता था क्लाइमेट रिलेटेड की वजह से अगर इम्प्लीमेंट हो रही है तो बताओ। 37 था, वो कहता था क्लाइमेट रिलेटेड की वजह से, कार्बन एमिशन की वजह से कोई पेनल्टी लगी है, कोई केस चल रहा है, तो उसके ऊपर डिस्क्लोजर दो, उसके ऊपर प्रोविजन रिकॉर्ड करो। बच्चों मेरी बात सुनिएगा, एक चीज, एक सिंपल सी एग्जांपल दें, बड़ी जबरदस्त एग्जांपल, और ये बड़ी जबरदस्त केस स्टडी है। सही है, स्टारबक्स का नाम सुना है आपने? मैं 2 से 3 आपके सामने एग्जांपल रखूंगा, बड़ा क्लियरली समझेगा। स्टारबक्स का नाम सुना है? अच्छा, अब ये करता क्या था भाई? ये करता क्या था? ये स्टारबक्स जो है ये कॉफ़ी बनाता है। सही है, अब कॉफ़ी बनाने के लिए इसको क्या चाहिए होती है? इसको रॉ मटेरियल चाहिए होती है। सुनना मेरे बच्चों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। सही, रॉ मटेरियल कॉफ़ी बीन्स चाहिए होती है। कॉफ़ी बीन्स क्या होती हैं? जो फार्मर्स हैं उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, और उस एग्रीकल्चरल लैंड में ये कॉफ़ी बीन्स को जो है वो प्रोड्यूस करते थे, और प्रोड्यूस करने के बाद किसको सेल करते थे? स्टारबक्स को सेल करते थे। स्टारबक्स क्या कहता था? स्टारबक्स जो है उस कॉफ़ी बीन से अपनी मशीन्स वगैरह को यूज़ करके, ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ करके एक कॉफ़ी बनाता था, और कॉफ़ी ड्रिंक बना के आगे किसको सेल कर रहा होता था? कस्टमर को। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? क्लियर है? अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा। हुआ ये कि हमारे पास इस वक्त दुनिया में चल क्या रहा है, हमारी जो कायनात है, सही है, वो कायनात इस तरीके से चलती है कि लेट से ये अगर आपके पास अर्थ है, ये आपके पास अगर अर्थ है और यहाँ आपके पास सन है, तो सन की जितनी भी रेस हमारे पास अर्थ में आती है, तो अर्थ को जितनी ज़रूरत होती है ना एनर्जी की, रोशनी की, वो कंज्यूम कर लेता है, और बाकी रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चली जाती है बच्चों? बाकी रिफ्लेक्ट होकर आपके एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ऐसा ही है। अच्छा, हमारी अर्थ में 70-75% क्या है बच्चों, ये बता दो? वाटर है। अच्छा, हमारे अर्थ में 70, ये जो बच्चा ऊपर कह रहा है ना, थोड़ा सा मैं इस चीज़ को भी थोड़ा सा टैकल कर रहा हूँ। सही, और ये जो बच्चा कह रहा है मैं इस चीज़ को भी थोड़ा सा टैकल कर रहा हूँ। सही है, तो हमारी जो ज़मीन है उसमें 70 से 75% जो है वो वाटर है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि अर्थ में हमने जो है वो बेतहाशा प्लांट एंड मशीनरीज लगाए, बेतहाशा हमने कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन करी, जिसकी वजह से हुआ ये कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर क्रिएट हो गई है। किस चीज़ की लेयर्स क्रिएट हो गई है? कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने एमिट करा है, कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट जो हमने चीज़ें एमिट करी हैं, उसकी लेयर क्रिएट हो गई है। उसकी वजह से हो क्या रहा है? उसकी वजह से हो ये रहा है कि ये जो हमारी सन की रोशनी आ रही है अर्थ पे, और वो वापस से एटमॉस्फेयर में क्या कर रही है? वो एटमॉस्फेयर पूरी जा नहीं सक रही है, बल्कि वो क्या कर रही है? वो हमारे अर्थ के अंदर रह रही है। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं हीट ट्रैप। डन हो गया? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं कि अगर हीट ट्रैप हो रहा है तो क्या इसकी वजह से आपका पानी जो सी लेवल है, क्या वो राइज करेगा? अच्छा, मुझे बताएं, आपके जो ग्लेशियर्स हैं अर्थ के अंदर, क्या वो मेल्ट होना स्टार्ट होंगे? अच्छा, ये जो ऊपर एग्रीकल्चरल लैंड थी, क्या इसके ऊपर फ्लडिंग की वजह से इम्पैक्ट आ सकता है?
एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही बनता है। हमने जो अर्थ का टेम्परेचर है वो ग्लोबल वार्मिंग कर करके चेंज कर दिया है। तो मुझे बताएं क्या ये कॉफ़ी बीन्स अब उस तरीके से प्रोड्यूस हो पाएंगे जिस तरीके से पहले प्रोड्यूस होते थे? अच्छा, तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि स्टारबक्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बड़े ज़बरदस्त है। बच्चों एक बहुत बड़ा फ़र्क समझा रहा हूँ, बहुत बड़ा फ़र्क समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। स्टारबक्स के फाइनेंशियल बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन हुआ ये कि पिछले साल का जो प्रॉफिट था 2024 का जो प्रॉफिट था वो $2 बिलियन का था, और इस साल 2025 में जो प्रॉफिट हुआ वो $1.5 बिलियन का हुआ। क्यों हुआ? कोई मुझे बता सकता है? कॉफी बीन्स महंगी हो गई, जबरदस्त फैजान, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो बढ़ गई, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हुआ, मेरी सेल्स और रेवेन्यू कम होना स्टार्ट हो गई, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। क्या ये चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं डिस्क्लोज हुआ करती थी? जल्दी से बता दो। IS1 सामने रखो, IS2 सामने रखो, IS8 सामने रखो, IS7 सामने रखो, IS12 सामने रखो। क्या ये चीजें कभी डिस्क्लोज हुआ करती थी? बच्चों, ये तो चीजें कभी डिस्क्लोज ही नहीं हुआ करती थी, सही है। अच्छा, ये डिस्क्लोज होती थी तो कहाँ होती थी? डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, मैनेजमेंट की कॉमेंट्री में, CFO की रिपोर्ट में, चेयरमैन साहब की रिपोर्ट में। याद आ रहा है थोड़ा बहुत लो कि कुछ रिपोर्ट होती थी, वो बताते जी इस साल हमारी परफॉर्मेंस ऐसी थी, और वहां पे थोड़ा। अब स्टारबक्स का जो इन्वेस्टर है वो कह रहा है यार ठीक है, तुमने प्री पेमेंट भी लिखा हुआ है, तुमने प्री पेमेंट की पॉलिसी भी लिखी हुई है, तुमने लंबे चौड़े IFRS 9 के डिस्क्लोजर भी लिखे हुए हैं, लेकिन व्हाट इफ वो चीज मेरे बच्चों समझने की कोशिश करिएगा। हर वो चीज जो कि कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को हिट कर रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने लिख रहा हूं, वो हर वो चीज जो कि कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को हिट कर रही है। क्या मतलब? कंपनी के कैश फ्लोज को, कंपनी के एक्सेस टू फाइनेंस को, और कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। हर वो चीज, क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से मेरे बच्चों, क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से कॉफी बीन्स की प्रोडक्शन में फर्क आ रहा है? क्या कॉफी बीन्स की प्रोडक्शन में फर्क आने की वजह से क्या कॉफी बीन्स स्टारबक्स प्रोड्यूस करता है? सुनिएगा मेरी बात को, बड़ी अहम बात कर रहा हूं। क्या कॉफी बीन्स जो है वो स्टारबक्स प्रोड्यूस करता है? क्या ये स्टारबक्स, लेकिन क्या कॉफी बीन स्टारबक्स के बिजनेस मॉडल का पार्ट है? क्या कॉफी बीन्स स्टारबक्स की वैल्यू चेन का पार्ट है? अगर कॉफी बीन्स स्टारबक्स के बिजनेस मॉडल का पार्ट है, अगर वो सप्लायर पे डिपेंडेंट करता है, और सप्लायर पे डिपेंड करता है, सप्लायर में क्लाइमेट का चेंज आता है, स्टारबक्स के ऊपर क्लाइमेट चेंज का कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन स्टारबक्स का जो सप्लायर है, जो फार्मर्स है, अगर वहां पे क्लाइमेट चेंज का कोई इंपैक्ट आता है, और उस इंपैक्ट की वजह से स्टारबक्स की प्रोस्पेक्ट्स पे इंपैक्ट आता है, क्या कैश फ्लो पे इंपैक्ट आ रहा है मेरे बच्चों? क्या एक्सेस टू फाइनेंस में इंपैक्ट आ रहा है? अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, और आप एनवायरमेंटल इंपैक्ट हो गए, तो क्या बैंक आपको बड़े आराम से लोन दे देगा? उसको पता है कि इस कंपनी में क्लाइमेट का रिस्क है। अच्छा, और जब वो नहीं देगा तो इसका मतलब है वो आपको महंगा रेट देगा। ऐसा ही है, मार्केट में 2% का चल रहा है, आपके ऊपर प्रीमियम चार्ज करेगा, वो 3% का इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज करेगा। तो क्या ये चीज़ इंपैक्ट कर रही है बच्चों? क्या ये चीज़ें पहले डिस्क्लोज हुआ करती थी? तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक स्टैंडर्ड आया जिसका नाम है IFRS S1। सही है, IFRS S1 हमारे पास एक स्टैंडर्ड आया, बहुत डिटेल में जाके आगे कवर कराऊंगा, सुनना मेरी बात को। S1 आपसे सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें कहता है, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें कहता है। पहली चीज सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है। सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को मेरे बच्चों क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। और दूसरा काम क्या करना है मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो, दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है कि उसको आपने अपनी एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर कंपनी को अब सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मेरे बच्चों के। यहां तक बात समझ आती है? और कंपनी को सिर्फ अपने ऊपर नहीं देखना पड़ेगा, कंपनी को अपने जितने भी सप्लायर हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, उन सबको देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, अब मुझे एक बात बताएं, अब ये बड़ी आगे चल के थोड़ी सी चीज़ जो है ना मैं लिंक करूंगा, कनेक्ट करूंगा, तो बिल्कुल एक्टिव रहना। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझ आ रहा है कि यार कंपनी जो है वो हिट हो रही है, और स्टारबक्स के इन्वेस्टर को प्री पेमेंट का डिस्क्लोजर नहीं देखना है, स्टारबक्स को जो है वो एसेट की यूजफुल लाइफ नहीं देखनी है, स्टारबक्स को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस नहीं देखना है, स्टारबक्स को ये देखना है कि भाई आपके। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आप सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेंगे तो ये होते क्या है? हर वो चीज जो कि कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को इफेक्ट कर दे, इन अ सेंस, किस सेंस में? उसके कैश फ्लोज को, उसके एक्सेस टू फाइनेंस को, उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। अगर ये इन चीज़ों को हिट कर देगा मेरे बच्चों, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? ये IFRS S1 के हिसाब से सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी कहलाएगा। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूँ, मुझे जवाब दीजिएगा बच्चों। इलस्ट्रेशन 1,
सिनेरियो 1, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं, आपके प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन हो रही है। क्या इसकी वजह से आपके कैश फ्लो, एक्सेस टू फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंपैक्ट आ सकता है? आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और आप कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन कर रहे हैं मेरे बच्चों, कैसे आ सकता है मेरे बच्चों, जल्दी से बता दें। क्या कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन से आपके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है? यस, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त मेरा बच्चा। सर आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। अच्छा, और आपका कस्टमर जो है वो आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा, बाइकआउट करेगा, वो कहेगा यार आप एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। आपके ऊपर जो लाइसेंस है वो टर्मिनेट हो सकता है आपका। बच्चे एक और चीज सुनना, सिनेरियो टू, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आपके पास बेतहाशा लेबर्स हैं और वो लेबर्स से आप ओवर टाइम कराते हैं, लेबर की हेल्थ एंड सेफ्टी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, लेबर को फेयर वेजेस बिल्कुल नहीं देते और बच्चों से भी काम करा रहे होते हैं। मेरे बच्चों, ये हो रहा है, ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में नॉर्मल है ना। अभी आपने देखा था यूएस ने टैरिफ लगा दिया। यूएस ने पाकिस्तान, इंडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, बहुत से कंट्रीज के ऊपर जो है वो टैरिफ लगा दिया कि यार आप लेबर को जो है वो मिसयूज कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हो। तो सही है। अच्छा बच्चों, इससे कंपनी के ऊपर कोई इंपैक्ट आ सकता है? अगेन सेम चीज सर, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग सकती है। और क्या लेबर स्ट्राइक पे जा सकते हैं? अच्छा, जब लेबर स्ट्राइक पे जाएंगे तो प्रोडक्शन होगी। अच्छा, अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो सेल होगी, सेल नहीं होगा तो प्रॉफिट होगा। अच्छा, क्या आपके जो है आपके ऊपर जो है वो कस्टमर जो आपके कस्टमर्स हैं, क्या वो आपके प्रोडक्ट को बाइकआउट कर सकते हैं? अच्छा, वो आपके प्रोडक्ट को बाइकआउट भी कर सकते हैं। तो क्या इसकी वजह से मेरे बच्चों आपके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है? क्या मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या IFRS S1 के 2 ही ऑब्जेक्टिव है? पहला ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है, दूसरा डिस्क्लोज करना है। क्या सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई जब हम करते हैं तो हमने ये देखना होता है कि क्या वो कंपनी के कैश फ्लो, एक्सेस टू फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हिट करता है। तो बच्चों मुझे बताओ, जो मैंने आपकी स्क्रीन में 2 सिनेरियो रखे हैं, क्या वो IFRS S1 के हिसाब से सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं? बेहतरीन। सिनेरियो 3 मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बड़े गौर से सुनना। एक ट्रेडिंग कंपनी है, बच्चों सुनना, बड़ी चीज़ें आपस में कनेक्ट होंगी। एक ट्रेडिंग कंपनी है और वो ट्रेडिंग कंपनी जो है वो करती क्या है, वो ट्रेडिंग कंपनी का एक सप्लायर है और वो सप्लायर जो है वो उस ट्रेडिंग कंपनी को जो है वो गुड्स सप्लाई करता है। ये जो सप्लायर है, ये सप्लायर जो है, 2 चीज़ें बच्चों सुनिएगा। सप्लायर कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन करता है, मतलब सिनेरियो 1, और जो सप्लायर है ये लेबर के साथ ज्यादतियां करता है। बच्चों मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सही है, लेकिन मेरा जो सप्लायर है वो ये हरकत कर रहा है। आप ट्रेडिंग कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कंपनी के CFO में हैं, आप ट्रेडिंग कंपनी के जो है वो बोर्ड में बैठे हुए हैं। मुझे बताएं, क्या ये जो ट्रेडिंग कंपनी है, क्या इस कंपनी का ये सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? जबरदस्त। ये IFRS S1 के हिसाब से ये भी है। क्यों? बिकॉज अगर सप्लायर में ये सारे मसले हो रहे हैं, तो होगा क्या? अगर सप्लायर जो लेबर जो है, अगर वो स्ट्राइक पे चली जाएगी मेरे बच्चों, तो क्या आपको माल मिल सकेगा? जब आपको माल नहीं मिल सकेगा तो क्या आप प्रोड्यूस कर सकेंगे? जब आप प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे तो क्या आप सेल कर सकेंगे? तो इसका मतलब है सबसे बड़ा जो चेंज आया है, सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, सुनिएगा मेरी बात को, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने सिर्फ अपनी कंपनी को नहीं देखना होता, बल्कि आपने अपनी कंपनी के इर्द गिर्द भी देखना होता है। मैं स्टारबक्स पे वापस आता हूँ, तो क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से स्टारबक्स के ऊपर डायरेक्टली हिट आ रही थी? लेकिन क्या स्टारबक्स के वैल्यू चेन में या बिजनेस मॉडल में, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? सब फार्मर से रॉ मटेरियल लेना है, तो क्या फार्मर के ऊपर क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट आ रहा था? क्या उसकी वजह से स्टारबक्स हिट हो सकता है? अगर उसकी वजह से स्टारबक्स हिट हो सकता है तो बच्चों क्या ये IFRS S1 के हिसाब से सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है? बेहतरीन हो गया। अच्छा, ये जो कस्टमर को कॉफी दी जा रही है, ये प्लास्टिक के कप में दी जा रही है। क्या एक प्लास्टिक का कप हमारा एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है? जरूरी होता है? ये कस्टमर जो है ये प्लास्टिक के मटेरियल को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, सही है, ये फेंक रहे हैं ऐसे ही। अगर ये प्लास्टिक के क्या जमीन प्लास्टिक को निगल सकती है? अगर आप प्लास्टिक को बर्न भी कर देंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन हो जाएगी। तो इसका मतलब है, क्या ये भी मेरा रिस्क है? बच्चों, क्या ये भी मेरा रिस्क है? यस, ये भी मेरा रिस्क है। क्या इसका मतलब है वो सिर्फ सप्लाई, बिजनेस मॉडल में सिर्फ सप्लायर की बात नहीं कर रहा है, वो कस्टमर की बात भी कर रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों को? अच्छा, जबरदस्त। ये सब्जेक्ट आप पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। 2022 की फ्लडिंग याद है?
2022 की फ्लडिंग याद है, 1700 लोग मर गए थे, 1/3 ऑफ पाकिस्तान अंडर वाटर था, $30 बिलियन का हमें नुकसान हुआ था। इतना हमारी जो रिसेंटली जंग चली उसमें नुकसान नहीं हुआ जितना हमें $30 बिलियन का उस पर जो है वो नुकसान हुआ है। आपको रीज़न पता है? रीज़न क्या था? क्लाइमेट चेंज। ज़बरदस्त 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 मेरे बच्चों, क्लाइमेट चेंज। सही है, फॉरेस्ट है नहीं, ट्रीज है नहीं, ओवरऑल ग्लोबल, जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पाकिस्तान में 7600 ग्लेशियर्स है मेरे बच्चों, 7600 ग्लेशियर्स है और वो पिघल रहे हैं। सही है, पाकिस्तान में 7600 ग्लेशियर्स हैं जो कि पिघल रहे हैं, जो कि मेल्ट हो रहे हैं, और ओवरऑल जो आपका टेम्परेचर है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से सी का लेवल जो है वो राइज किया जा रहा है। और जब सी का लेवल जो है वो राइज किया जा रहा है और आपके पास जो है, तो एक तरफ आपके पास जब आप पानी को बॉईल करते हैं, पानी थोड़ा सा उबलता है ना बच्चों, तो इसी तरीके से आपका जो सी का लेवल है वो भी राइज कर रहा है। जब सी का लेवल भी राइज कर रहा है और सी के अंदर जो है वो ग्लेशियर का पानी जो है मेल्ट होकर वो भी आ रहा है, और प्लस जब क्लाइमेट चेंज हो रही है तो आपके पास जो कि वार्मिंग ज़्यादा हो रही है तो बारिश भी ज़्यादा हो रही है। जब बारिश आपके पास ज़्यादा हो रही है तो ये एक डिजास्टर पाकिस्तान को फेस करना पड़ा था। पाकिस्तान इस वक्त 8th नंबर पे है रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट पे, 8वें नंबर पे बच्चों। आप इमेजिन कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब एक चीज सुनिएगा बच्चों, यहां तक क्लियर हो? थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि यार सस्टेनेबिलिटी, अच्छा क्या ये सारी की सारी चीजें हमारे पास आईएफआरएस में होती थी? सर ये सारी की सारी चीजें आईएफआरएस में नहीं होती थी। मैं एक बहुत बड़ी चीज आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा आगे इसको कनेक्ट कर रहा हूं, सुनिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया तो अगला काम मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, जल्दी से बता दो। अगला काम मुझे क्या करना पड़ेगा? सब इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। स्टैंड कहता है सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें आपने डिस्क्लोज करनी है। पहला गवर्नेंस, दूसरा स्ट्रेटजी, तीसरा रिस्क मैनेजमेंट, चौथा मैट्रिक्स एंड टारगेट्स। सिर्फ ये 4 चीजें आपने डिस्क्लोज करनी है। सबसे पहली चीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन रिस्क को किस तरीके से ओवरसाइट करते हैं। ऑडिट का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? जिस तरह ऑडिट एंड रिस्क कमेटी होती है, जिस तरह रेम्यूनरेशन कमेटी होती है, जिस तरह ह्यूमन एंड रिसोर्स कमेटी होती है, तो इस तरह सस्टेनेबिलिटी की भी एक कमेटी होनी चाहिए। और वो सस्टेनेबिलिटी कमेटी का काम क्या होना चाहिए? वो ये देखे कि जी वो किस तरीके से रिस्क को ओवरसाइट करती है बच्चों, पहली चीज। अगली चीज, अगर रिस्क है तो उस रिस्क के अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उस रिस्क के अगेंस्ट एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। मुझे उस रिस्क के अगेंस्ट एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। स्टारबक्स ने क्या करा? फार्मर्स ने क्या करा? फार्मर्स अपनी लैंड छोड़ के चले गए, सिटी चले गए, शहर चले गए। क्यों? उन्होंने कहा जो जमीन है वो बंजर हो चुकी है। सही है, जमीन बंजर हो चुकी है, तो स्टारबक्स ने स्ट्रेटजी बनाई। स्टारबक्स ने जो है एक्सटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी और इन्वेस्टमेंट करी और ऐसी बीन्स बनाने की कोशिश करी जो कि क्लाइमेट रेजिलियंट हो। सही है, जो कि टेम्परेचर अगर 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर हो भी जाए उसके बावजूद बीन्स प्रोड्यूस हो सके। फार्मर को लोन्स प्रोवाइड करा है, फार्मर्स को ग्रांट प्रोवाइड करी है, फार्मर को असिस्टेंस प्रोवाइड करी है कि अब जमीन तो बन गई है, फार्मर ही नहीं है फार्म करने के लिए। सही है, फिर इसका मतलब है आप उस रिस्क को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं बच्चों को। यहाँ तक बात समझ आती है? तो अगली चीज आती है मैट्रिक्स एंड टारगेट्स। अगर हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज हैं कंपनी में, मतलब लोग मर जाते हैं, सही है, तो इसका मतलब है आपका मैट्रिक क्या होगा? नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ फैटेलिटीज। सेंस बनता है इस चीज का? मतलब एक ऐसी चीज होगी जिसके बेसिस पे आप कंपनी की परफॉर्मेंस को बच्चों मेजर कर सकें। एक ऐसी चीज होगी जिसके बेसिस पे आप कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें। सही है, तो अगर मैं बात करता हूँ हेल्थ एंड सेफ्टी की, तो हेल्थ एंड सेफ्टी में मैं कहता हूँ यार नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ फैटेलिटीज, ये एक मैट्रिक होना चाहिए। और उसी से रिलेटेड कंपनी को क्या सेट करना पड़ेगा बच्चों? जल्दी से बता दो, उसी से रिलेटेड कंपनी को क्या सेट करना पड़ेगा? उसी से रिलेटेड कंपनी को सेट करना पड़ेगा क्या? टारगेट। कि अगर इस साल एक्सीडेंट्स 10 हुए हैं और मौत जो है वो 4 हुई है, तो मेरा अगले साल का टारगेट ये है, कि अगले साल जो है मेरे पास जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं वो 9 हो जाने चाहिए, उसके अगले साल 8 हो जाने चाहिए, उसके अगले साल 7 होने चाहिए, और इसके लिए मेरे पास ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बच्चों। यहाँ तक बात समझ, थोड़ा बहुत ओवरव्यू समझ में आता है कि सिलेबस के अंदर है क्या, ताकि मैं चीज़ों को कनेक्ट करवा सकूँ, थोड़ा बहुत हमें पता चल जाए सस्टेनेबिलिटी है क्या। और ये जो आपने ऊपर मुझे परसेप्शन बताई थी, ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है इस सब्जेक्ट के बारे में। एक मज़ेदार बात बताऊँ, सुनना मेरी बात को। हेल्थ एंड सेफ्टी, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, इसकी वजह से मुझे आज मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इसकी वजह से अगले 10 साल में इम्पैक्ट आ सकता है। इसकी वजह से अगले 10 साल में इम्पैक्ट आ सकता है। मेरे बच्चों क्या ये अभी भी सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है?
मेरे बच्चों ज़बरदस्त फ़र्क समझ आ रहा है थोड़ा बहुत जो हमारे एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और हमारे पास ये है स्टैंडर्ड कहता है भाई जो कि रीजनेबली, ये नहीं कहता कि हो चुका है, वो कहता है रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। तो ये बोरिंग सब्जेक्ट मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं है, इसका एक एक वर्ड जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है और एक एक वर्ड जो है आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा होगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा अब सुनना थोड़ा सा, अब थोड़ा सा मैं सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा सिलेबस का ओवरव्यू दे रहा हूँ। हमारे पास जब सस्टेनेबिलिटी का स्टैंडर्ड आया, ये अगले 15 मिनट अगले 5 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब हमारे पास सस्टेनेबिलिटी का स्टैंडर्ड आया तो सबसे पहला स्टैंडर्ड जो हमारे ऊपर नाजिल हुआ वो हुआ IFRS S1। IFRS S1 आपको कोई रिस्क नहीं बताता है। IFRS S1 आपको सिर्फ और सिर्फ बताता है क्या चीज़ मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो क्या चीज़? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। IFRS S1 आपको क्या बताता है मेरे बच्चों? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बताता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक, जिस तरह IFRS S1 इज इक्वल टू IS1, IFRS S1 खुद कहता है कि मैंने IS1 को कॉपी करा है। जिस तरह IS1 या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको एसेट की डेफिनेशन बताते हैं ना बच्चों, एसेट की डेफिनेशन जो है वो IS2 में तो नहीं लिखी हुई ना IS16 में लिखी हुई है, ना 36 में लिखी हुई है, ना 38 में लिखी हुई है, ना 40 में लिखी हुई है। एसेट की डेफिनेशन लिखी हुई कहाँ पर है? तो एसेट की डेफिनेशन लिखी हुई है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में, ऐसा ही है। और फिर इस एसेट के ऊपर बेतहाशा स्टैंडर्ड्स आ गए, IS2, IS16, IS38, IS40। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? IFRS 9 मेरे बच्चों को यहाँ तक बात समझ आती है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट। तो सेम चीज़ क्यों बनाया IFRS नहीं है, तो सेम चीज़ IFRS ने क्या करा? IFRS ने कहा कि IFRS S1 इज द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब क्या? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी होता क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन से सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क होंगे IFRS S1 नहीं बताता, एक भी रिस्क आपको नहीं बताता है, सही है? कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है और इसको डिस्क्लोज आपने क्या करना है, जब आप डिस्क्लोज करेंगे तो क्या चीज़ें आप डिस्क्लोज करेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? फर्स्ट टाइम एडॉप्शन करोगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या ट्रांजेक्शन रिलीफ्स अवेलेबल हैं आपके पास नहीं है, ये आपको बताता है कौन? IFRS S1। क्लियर हो मेरे बच्चों? सुनना मेरे बच्चों, बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त बात करूँगा। अच्छा, फिर जिस तरह एसेट हमारे पास फॉरेन से IS2 एक स्टैंडर्ड आ गया, तो क्या सस्टेनेबिलिटी में हमारे पास क्लाइमेट रिलेटेड एक रिस्क हो सकता है? हाँ मेरे बच्चों, क्या क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क मेरा सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क है? क्या क्लाइमेट की वजह से मुझ पे और कंपनीज पे इम्पैक्ट आ सकता है? बच्चों अगले 10 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, बड़े गौर से सुनिएगा। क्या क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क आपका सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क है? अच्छा, तो आपके पास अगला जो स्टैंडर्ड नाजिल हुआ इसका नाम है IFRS S2। ये किसके ऊपर बात करता है बच्चों? ये किसके ऊपर बात करता है? ये सिर्फ और सिर्फ बात करेगा किसके ऊपर? इसका मतलब है सर ऊपर जो आपने 3 सिनेरियोस लिखे थे, तो ये जो सिनेरियो था और ये कहाँ फॉल करेगा? बच्चों बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, ये जो सिनेरियो था कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का, ये कहाँ फॉल करेगा? S2 में। और सर ये वाला जो रिस्क था ये कहाँ फॉल करेगा? मेरा बच्चों ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया। अभी आज की तारीख में हमारे पास 2 ही स्टैंडर्ड हैं जो कि IFRS ने इशू करें, IFRS S1 और IFRS S2। बच्चों आगे जाके IFRS S3 आ जाएगा, और S3 क्या होगा पता है? वाटर। क्या यहाँ तक बात समझ आती है मेरे बच्चों? S4 जो है वो लेबर हो जाएगा। तो अभी IFRS से सारी तैयारी तो IFRS ने क्या करा? IFRS ने कहा मैंने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तो बना दिया है ना, तो अगर कोई स्पेसिफिक IFRS है क्लाइमेट रिलेटेड तो वो तो अप्लाई होगा ही होगा, और अगर कोई स्पेसिफिक नहीं है तो आपको कहां से हेल्प मिल जाएगी मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो। आपको कहां से हेल्प मिल जाएगी मेरे बच्चों, जल्दी से बता दो। मेरा बच्चा ज़बरदस्त, बेहतरीन। इसका मतलब है हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए मुझे IFRS S2 में जाना चाहिए या IFRS S1 में जाना चाहिए। लेकिन क्या IFRS S1 में हेल्थ एंड सेफ्टी का वर्ड दिखेगा आपको? क्या IFRS S1 में मेरे बच्चों को हेल्थ एंड सेफ्टी का वर्ड दिखेगा? नहीं दिखेगा। जबरदस्त मेरे बच्चों, जबरदस्त। अब बच्चों मेरी बात बहुत गौर से सुनना। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड है IFRS S1 और हमारे पास एक स्टैंडर्ड है IFRS S2। दोनों जो है, अच्छा S2 किससे अलाइंड है? S2 कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से अलाइंड होगा, और दोनों जो है वो बात करते हैं किस चीज़ से रिलेटेड? गवर्नेंस से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड और मैट्रिक्स एंड टारगेट से रिलेटेड। लेकिन इससे पहले एक चीज़ है कि आपने रिस्क को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है बच्चों। डन हो गया? तो 2 ही ऑब्जेक्टिव ना, पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा ऑब्जेक्टिव। बच्चों क्लियर हो यहाँ पे? स्टैंडर्ड के IFRS S2 के भी यही ऑब्जेक्टिव है
सिर्फ फर्क इतना है कि IFRS S2 में लिखा होगा क्लाइमेट रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें और डिस्क्लोज करें। फैजान अली अगर एक जगह गवर्नेंस आपने डिस्क्लोज कर दी, अगली जगह आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। बच्चों यहां तक बात समझ आ रही है? तो आपके पास एक स्टैंडर्ड हो गया IFRS S1, दूसरा स्टैंडर्ड आपके पास हो गया IFRS S2। दोनों आपको एक ही चीज कहती है, दोनों का ऑब्जेक्टिव दो ही है, दोनों के दो ही ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव फिर से मैं 2 मिनट में बता रहा हूं, मुझे पहले इस सवाल का जवाब दे दो, मुझे इस सवाल का जवाब दे दो, मैं 2 मिनट में आपको बता रहा हूं। मुझे मेरे बच्चों से इतना बता दो, क्या IFRS S1 और IFRS S2 दो ही चीजों के ऊपर बात करता है कि आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और उस रिस्क को डिस्क्लोज करना है। एग्री करते हो इस चीज से? सर जब मैंने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, जब मैंने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है तो क्या कोई गाइडेंस अवेलेबल है? क्या कोई गाइडेंस अवेलेबल है? यस सर, गाइडेंस अवेलेबल है, SASB। हाँ भाई, क्या कोई गाइडेंस अवेलेबल है? यस सर, गाइडेंस अवेलेबल है, इसका नाम है SASB। SASB सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, सही है। यहाँ पे हमारे सिलेबस में 12 SASB हमारे सिलेबस का पार्ट है बच्चों। 12 SASB क्या मतलब? 12 इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आपके पास बैंकिंग भी है, जिसमें आपके पास ऑयल भी है, जिसमें आपके पास जो है वो अपैरल भी है, बेतहाशा इंडस्ट्रीज हैं। तो आप इन इंडस्ट्रीज को रेफर कर सकते हैं, इस SASB को रेफर कर सकते हैं, जो कि आपको 2 चीज़ों में हेल्प करेगा। पहली चीज़, वो आपको सारे के सारे रिस्क बता देगा कि भाई इन इंडस्ट्रीज में नॉर्मली ये रिस्क होते हैं। क्या बैंक में और इलेक्ट्रिसिटी, मुझे पता है हेल्थ एंड सेफ्टी का मसला इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ऑयल कंपनी में ज़्यादा होगा या बैंकिंग कंपनी में ज़्यादा होगा? तो इसका मतलब ये हो गया सर कि इस रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे किसको रेफर करना पड़ेगा? SASB को। अब तक आज की तारीख में 77 SASB जो है वो इश्यूज हो चुके हैं। ICAP ने आप पे रहम करा है, सिर्फ और सिर्फ 12 अडॉप्ट किए हैं और आगे जाके ज़्यादा अडॉप्ट कर लेगा। डन हो गया? प्लस IFRS S1 S2 सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस के लिए, सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस के लिए। प्लस एक और चीज़ थी, मैट्रिक्स। मुझे कैसे पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, हेल्थ एंड सेफ्टी की मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, सही है। तो इस मैट्रिक्स के ऊपर भी आपको कौन गाइडेंस प्रोवाइड करेगा मेरे बच्चों? कौन गाइडेंस प्रोवाइड करेगा? SASB आपको प्रोवाइड करेगा। और SASB ने ऑलरेडी हर चीज़ के ऊपर मैट्रिक्स आपको दिखाए। आप कहेंगे तो मैं क्लास में थोड़ा सा ओवरव्यू भी करा दूंगा। कि यहाँ तक बात समझ आती है? क्या ये 3 वर्ड हमें समझ आते हैं? IFRS S1, IFRS S2 और SASB। ये 3 वर्ड समझ आते हैं, ताकि ये जो हमने पहले क्लास के स्टार्ट में जो आपने मुझे बताया था ना, ये खुदा का वास्ता ये ना बोले बच्चों, सही है। खुदा का वास्ता ये ना बोले, आप समझने की कोशिश करें। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो क्लाइमेट चेंज है, सही है। दुनिया इसके ऊपर बेतहाशा काम कर रही है और अनफॉर्चुनेटली अगर हम फर्म में रहते हुए, इस प्रोफेशन में रहते हुए, अगर हमारी ये नॉलेज है इस सब्जेक्ट के बारे में, या फिर ये नॉलेज है इस पेपर के बारे में, या फिर ये नॉलेज है इस वर्ड के बारे में, तो हम बहुत दूर खड़े हैं, सही है। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, फ्रेमवर्क समझ आ रहा है। तो मेरे बच्चों को ये 3 वर्ड समझ आ रहे हैं, IFRS S1, IFRS S2, SASB। बेहतरीन हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब है कंपनी ने IFRS S1, IFRS S2, SASB को यूज़ करके एक डिस्क्लोजर्स रेडी कर लिया। उस डिस्क्लोजर में क्या आ रहा होगा? रिस्क आ रहे होंगे और रिस्क से रिलेटेड उसके 4 डिस्क्लोजर्स आ रहे होंगे। ऐसा ही है बच्चों, क्या इसके ऊपर एश्योरेंस होनी चाहिए? क्या ये आपस में इसके ऊपर एश्योरेंस होनी चाहिए? अच्छा, अब जब मैंने एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है तो मैं ISA 200 के हिसाब से करूँ, 300 के हिसाब से करूँ, तो हमारे पास एक और स्टैंडर्ड नाजिल हुआ जिसका नाम है ISSA 5000। जिस तरह हमारे पास ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड होते हैं, तो इस ISSA 5000 ने करा क्या है, ISA 200 से लेके ISA 720 तक जितने स्टैंडर्ड, जितनी रिक्वायरमेंट रेलिवेंट है, उसको यहाँ पे कॉपी कर दिया गया है अलॉन्ग विथ सस्टेनेबिलिटी का तड़का लगा के। नहीं, रेप्लिकेट ऑफ IC 3000 नहीं, IC 3000 बहुत छोटा था बच्चा, ये बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, सही है। ये बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है। डन हो गया? IC 3000 सिर्फ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात करता है, तो यहाँ पर उसने स्पेसिफिकली सारी चीज़ें बताएंगी आपको। अच्छा, जब भी मैं किसी कंपनी को एश्योरेंस देता हूँ, तो क्या मैं एथिक्स देखता हूँ? जिस तरह नॉर्मली ऑडिट करता हूँ, तो इसी तरीके से मुझे यहाँ भी एथिक्स देखनी पड़ेंगी बच्चों। इसका मतलब ये हो गया, गौर से सुनना। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा सिर्फ और सिर्फ 5 चीज़ें। पहली चीज़ IFRS S1, दूसरी चीज़ IFRS S2, तीसरी चीज़ 12 SASB के स्टैंडर्ड्स, चौथी चीज़ ISSA 5000, पांचवी चीज़ एथिक्स। ये 5 चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट है मेरे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है? थोड़ा सा ओवरव्यू समझ आया, थोड़ा सा फ्रेमवर्क समझ में आया कि अगले 2 महीने 1.5 महीने हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अगले 2 महीने 1.5 महीने जो है हम अपने सर के ऊपर बहुत सारी टोपियां पहनेंगे, सही है।
पहली टोपी हम पहनेंगे कंपनी की, पहली टोपी हम पहनेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, पहली टोपी हम पहनेंगे सस्टेनेबिलिटी चैंपियन की, कि हम बैठ के रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम बैठ के रिस्क को डिस्क्लोज कर रहे हैं। और फिर दूसरे सवाल के अंदर हम कौन सी टोपी पहन रहे होंगे? दूसरे सवाल के अंदर हम टोपी पहन रहे होंगे एश्योरेंस की। क्या आप एश्योरेंस है? आपने प्रैक्टिशनर है, सही, और आपने इस डिस्क्लोजर के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस जो है वो एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है। क्या यहाँ तक मेरे बच्चों को बात समझ आती है? तो इसके अंदर मेरे बच्चों आपको IFRS भी दिखेगा, इसके अंदर आपको जो है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भी दिखेंगे, इसके अंदर जो है वो आपको एथिक्स भी दिखेगा, इसके अंदर जो है वो आपको गवर्नेंस भी दिखेगी, इसके अंदर आपको स्ट्रेटजीज भी दिख रही होंगी, इसके अंदर आपको रिस्क भी दिख रहे होंगे, इसके अंदर आपको उस रिस्क की मैनेजमेंट भी दिख रही होगी बच्चों। क्लियर है मेरे बच्चों? तो सर क्या ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मैं CFAP 3 दूँ? इस सब्जेक्ट को मैंने जिस तरीके से पढ़ा है, इवन अगर ऑडिट भी है तो जिस बच्चे ने ऑडिट नहीं भी पढ़ा हुआ होगा, जिस बच्चे ने ऑडिट नहीं भी पढ़ा होगा, या अगर IFRS हो, जिस बच्चे ने IFRS नहीं भी पढ़ा होगा, तो उसके बेसिस पे बिल्कुल बेसिक लेवल से चल के मैंने चीज़ों को कवर करा है। क्लियर है आप? तो अगर इन केस आपने गवर्नेंस या CFAP 2 कॉर्पोरेट लॉ नहीं भी पढ़ा हुआ, तो जो चीज़ें रेलिवेंट है उसके हिसाब से हमने इसको कवर किया है। रियल अच्छा, मैं आपको आप 2 महीने कर रहे हैं, मैं अभी आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अगले 1 महीने के अंदर आप सारे लेक्चर्स कंप्लीट करके बैठे होंगे। ये मेरा चैलेंज है आपको, ये मेरा चैलेंज है आपको बच्चों। अब थोड़ा सा चलते हैं ओरिएंटेशन के ऊपर। फर्स्ट अटैम्प्ट में दे सकते हैं, लास्ट अटैम्प्ट जो जून की थी, सिग्निफिकेंट बच्चों ने जो है वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो दिया था। यार ये एक चीज़ सुन लें, ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। अगेन हमारा पाकिस्तान में सस्टेनेबिलिटी के ऊपर क्या हाल है आप लोग जानते हैं। चूँकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहा है बाहर काम करने का, सही है। मैंने UK में और आयरलैंड में, कतर में, स्पेन में, इंडोनेशिया में बेतहाशा काम किया है, तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है, आपने रिसेंटली सुना है कि वो यूरोप और मिडल ईस्ट और अफ्रीका आपस में मर्ज हो गई हैं, ये आपने सुना है? तो पहले तो सिर्फ NAC हुआ करता था, नॉर्थ साउथ यूरोप होता था, सही है। अब चूँकि ये मर्ज हो चुकी हैं, तो एक दो चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं डेलॉइट का इस पूरे रीजन का अल्हम्दुलिल्लाह एक लर्निंग और ट्रेनिंग लीडर भी हूँ, सही है। जिसकी बेसिस पे जो है वो ट्रेनिंग्स वगैरह को मैं डेलॉइट ग्लोबल से जो हमारे पास ट्रेनिंग्स आती हैं उनको रिव्यू करता हूँ और फिर पूरे रीजन्स वगैरह में उसको डिलीवर करता हूँ। इसके लिए पेरिस वगैरह भी जाना पड़ता है, पेरिस में ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। और अभी जो हम इस वक्त 2 चीज़ों के ऊपर जो काम कर रहे हैं, एक सस्टेनेबिलिटी, दूसरा जो डेलॉइट इस वक्त एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जी हम अब जो है वो किसी तरीके से कन्वेंशनल ऑडिट जिस तरीके से करते थे, मैनुअल काम जिस तरीके से करते थे, उन सब को जो है हम चेंज करके कम्प्लीटली ऑटोमेट कर रहे हैं, सही है। तो इन 2 एरियाज़ के ऊपर मैं सिग्निफिकेंटली इस वक्त जो है वो लर्निंग और डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म से काम कर रहा हूँ। तो ये जो सस्टेनेबिलिटी है, यूरोप में 15-20 साल पहले से ही अप्लाई होना स्टार्ट हो गया था। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक ये चीज़ें अप्लाई नहीं हुई हैं। इनफैक्ट अगर आप बजट भी देखें तो क्लाइमेट का जो बजट है वो हमने इस साल कम कर दिया है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक गैप है, और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है बच्चों, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। बिकॉज मैं पर्सनली इस लेवल पे काम कर रहा हूँ, यूरोप लेवल तक भी इसके ऊपर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। आए गए हम लोग ईमेल्स कर रहे होते हैं, ईमेल्स आ रही होती हैं कि अगर आप सस्टेनेबिलिटी मूव करना चाहते हैं तो मूव कर जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर अब डिफरेंट क्वालिफिकेशंस आ गई हैं। ACC ने बाकायदा, तो हमने तो अभी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, ACC ने इसके ऊपर प्रोफेशनल डिप्लोमा इशू कर दिया है। पूरा मिडिल ईस्ट बैठ के जो है वो प्रोफेशनल डिप्लोमा ले रहा है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, सही है। और 6-6.5 लाख रुपये उसकी फीस है सिर्फ, जो वो क्लासेस है, और उसमें वो आपकी लर्निंग नहीं हो सकेगी जो इंशाल्लाह इस 50-60 घंटे के कोर्स में इंशाल्लाह आपकी लर्निंग होगी, ठीक है। सिलेबस को देख लें मेरे बच्चों। सिलेबस हमारे पास पहली चीज़ क्या है, हमारे पास पहला सिलेबस का पार्ट है हमारे पास IFRS S1। कितने पेपर में कितने नंबर आएंगे इसमें से? जल्दी से बता दो यार बच्चों, पेपर में कितने नंबर आएंगे इसमें से? 30 से 40 नंबर आपका आएगा सिर्फ और सिर्फ एक स्टैंडर्ड से, जो कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, विच इज कॉल्ड IFRS S1। दूसरा हमारे पास होगा सस्टेनेबल रिपोर्टिंग IFRS S2 प्लस SASB स्टैंडर्ड। यहाँ पे आपके पास चीज़ें ज़्यादा है और इसकी वेटेज भी कितनी है? इसकी वेटेज भी 30 to 40% है। और तीसरी चीज़ हमारे पास आएंगे ISSA 5000 प्लस एथिक्स, और इसकी वेटेज मेरे बच्चों कितनी है? 25 से 35 मार्क। मैं चाहता मैं पहली स्लाइड में आपको ये बता देता, आपको कुछ समझ में नहीं आता। क्या अब आपको सिलेबस और सिलेबस का फ्रेमवर्क समझ में आ रहा है? और आखिरी 15 मिनट में बड़ी ज़बरदस्त कुछ बातें करूँगा बच्चों, बड़े एक्टिव रहना, सही है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सिलेबस है। IFRS S1, IFRS S2, 12 SASB, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, कोड ऑफ एथिक्स, से 5 चीज़ें आप पढ़ लें, 100% आपकी वेटेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ IFRS S1 अगले सिर्फ सीजन से पहले मेरे बच्चों, सही है। अच्छा, टोटल आवर्स कितने मैं आपको ये भी बता देता हूँ। हम कैसे चलेंगे सब्जेक्ट को लेके, मैं आपको थोड़ा सा कवर करता हूँ इसके बारे में। बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सुन लें।
सबसे पहली चीज़ आपको जो है वो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो पूरी किताब है क्या है इसके अंदर, IFRS S1, IFRS S2, ISSF 5000, पास्ट पेपर्स, कोड ऑफ एथिक्स, और इसके अंदर पास्ट पेपर्स के अंदर हमने एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रखे हुए। तो एक किताब है आपके पास हार्डली 250 पेज की, और 250 पेज की किताब के अंदर पूरा कोर्स आपका कवर्ड है, पूरा 100% कोर्स आपका कवर्ड है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है सर? किताब है, किताब के अलावा कुछ जो हमने डिस्कस किया था, अब ये ISSF, अब ये 250-300 पेज का स्टैंडर्ड है बच्चों, ये सुन ले मेरी बात को, 250-300 पेज का ये स्टैंडर्ड है ISSF 5000। थोड़ा बहुत ऑडिट का आइडिया है, हम सबसे पहले एक्सेप्टेंस करते हैं, प्री कंडीशंस देखते हैं, इंगेजमेंट लेटर बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं। बच्चों कुछ वर्ड्स याद आ रहे हैं? रिस्क असेसमेंट करने के बाद मटेरियल डिफाइन करते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। ये बच्चों कुछ वर्ड्स याद आ रहे हैं? तो ये 6 से 8 पेज के अंदर, 6 पेज के अंदर पूरा ISSF 5000 जो है वो आपके लिए बिल्कुल एक सॉर्ट ऑफ 1 पेजर या स्मार्ट स्लाइड के थ्रू कवर कर दिया कि क्या पॉसिबल सवाल आएंगे, इसके अगेंस्ट क्या प्रोसीजर है। ओपन बुक है, और लेक्चर अगर आप देखेंगे तो लेक्चर के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, प्लस उसको समराइज भी कराया है। तो टोटल हमारे पास जो लेक्चर की ड्यूरेशन है वो 60 आवर्स है। टोटल ड्यूरेशन हमारे पास जो है बच्चों वो 60 आवर्स है, और 60 आवर्स के अंदर जो है आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अच्छा, जब मैं 60 आवर्स के लेक्चर की बात करता हूँ, इसका मतलब है IFRS S1, S2, ISSF 5000, 12 SASB, एथिक्स, इन सब को जाके स्पेसिफिक स्टैंडर्ड से पढ़ा है मेरे बच्चों के। यहाँ तक बात समझ आती है? ये बात समझ आ रही है? मतलब हमने IFRS, बिकॉज पेपर में आपने लेके ये जाना है, जब पेपर में लेके ये जाना तो हमने IFRS S1 के बाकायदा तौर पर पैराग्राफ्स पढ़े, उस पैराग्राफ की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखी, उसके केस स्टडीज देखी है, BMW का केस डिस्कस करा, स्टारबक्स का केस डिस्कस करा, तो ये सारा किताब से पढ़ा है। प्लस इसको पढ़ने के बाद, इन स्टूडेंट्स को पढ़ने के बाद मार्केट में जितनी भी केस स्टडीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, चाहे वो BMW की हो, चाहे वो स्टारबक्स की हो, तो जितनी भी केस स्टडीज़ हैं कि प्रैक्टिकली किस तरीके से चीज़ें होती हैं वो पढ़ी हैं। प्लस इन्हीं सारी चीज़ों को 1 पेजर में रिवाइज किया, प्लस जो आपका मॉडल पेपर है वो, प्लस मैंने आपसे डिस्कस करा था ACCA ने डिप्लोमा लॉन्च करा है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। आप जाके सर्च करिएगा, फीस वगैरह सर्च करिएगा, इनके कोई 5 से 6 ज़बरदस्त मॉडल पेपर, 5 से 6 सवाल हैं, 1-2 सवाल अभी और होंगे, और वो एक सवाल 100 नंबर का है, और वो 100 नंबर का सवाल ऐसे चल रहा है कि वो IFRS S1 से स्टार्ट हो रहा है मेरे बच्चों, और एथिक्स पे जाके ख़त्म हो रहा है, सही है। तो ये सवाल एडिशनल प्रैक्टिस आपको कराई है। आप चाहें तो एग्जाम फीस पे करके प्रोफेशनल डिप्लोमा ACCA का भी आप ले सकते हैं, सही है। एग्जाम फीस नॉर्मली कम है, ट्यूशन फीस उसकी जो है वो 5.5-6 लाख है, लेकिन वो चीज़ मैंने आपको करा दी और तैयारी भी करा दी, ताकि कल को आपने खुदा ना खास्ता कुछ भी ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं तो आप ACCA का ये 100 यूरो 200 यूरो फीस पे करके आप डिप्लोमा का पेपर में बैठ के इंशाल्लाह पेपर पास कर सकते हैं, और अपने पास एक डिप्लोमा के सर्टिफिकेशन जो है वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ले सकते हैं। क्या तक बात समझ आती है? प्लस मेरी बात सुन लो, इसके अंदर 60 घंटे के अंदर वर्कशॉप के लेक्चर्स भी शामिल हैं, सही है। मतलब अगर आप लास्ट बैच के स्टूडेंट से पूछें तो मैंने 5 से 10 घंटे के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें रिवाइज करा दी थी, तो ये भी 60 घंटे के अंदर शामिल है मेरे बच्चों। और 60 घंटे के अंदर शामिल क्यों हो पा रहे हैं, इतना जल्दी कैसे हो पा रहा है? बिकॉज अगर आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क समझ आ गया तो आपको खुद पता होगा ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना है, चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल कुछ हैंडआउट्स हैं बड़े ज़बरदस्त है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास IFRS S1 S2 जो कि काफ़ी लेंदी और बड़ा स्टैंडर्ड्स हैं, तो इसके अगर आप देखें तो इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है कि गवर्नेंस में आपने क्या डिस्क्लोज़ करना है, सही है, स्ट्रेटजी में आपने क्या चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी है, सही है, फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट में आपने क्या चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी है। तो IFRS S1 के सारे पैराग्राफ भी पढ़े में, और फिर इन पॉइंटर्स को भी हमारे प्यारे बच्चों ने कवर किया हुआ है। एक चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे डिस्कस कर रहे थे 12 SASB, ऐसा ही था। उस 12 SASB में क्या आ रहे होंगे? रिस्क आ रहे होंगे। हर SASB में ऑन एवरेज कितने रिस्क होंगे बच्चों? 7 से 8 रिस्क तो होंगे। तो टोटल कितने रिस्क हो गए बच्चों? बड़ी अहम बात कर रहा हूँ मैं, टोटल कितने रिस्क हो गए? टोटल 100 रिस्क हो गए बच्चों। हमने करा क्या? हमने लास्ट बैच में एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया। हमारे पास जितने भी SASB के अंदर नॉन क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क थे, जो कहाँ फॉल करेंगे जल्दी से बता दें। जितने भी हमारे पास नॉन क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क थे बच्चों, कहाँ फॉल करेंगे जल्दी से बता दें। S1 में फॉल करेंगे। वो सारे के सारे आपको मर्ज करके हमने यहाँ पे दे दिए कि वर्कफोर्स हेल्थ एंड सेफ्टी क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क है कि S1 रिलेटेड रिस्क है। कौन कौन सी इंडस्ट्री में फॉल कर रहा है? ऑयल एंड गैस, आयरन एंड स्टील, एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिक, केमिकल। रिस्क क्या है? रिस्क ये है
क्यों रिस्क है? जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया, नेगेटिव पेनल्टीज लगेंगी, नेगेटिव पब्लिसिटी होगी, लो वर्कर मोराल होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी, हेल्थ केयर के इशूज़ होंगे, लिटिगेशन एंड कंपनसेशन होगी। लेकिन मसला ये है कि क्या सेस्बी जो है वो स्ट्रेटजी भी आपको बताता है? सेस्बी आपको स्ट्रेटजी नहीं बताता। क्या IFRS S1 S2 आपको स्ट्रेटजी बताता है? नहीं, वो तो गाइडेंस देता है। तो हमने कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए उसके अगेंस्ट उसकी स्ट्रेटजी भी लिख दी। जब हमने स्ट्रेटजी लिख दी तो फिर हमने कहा जी अब हमने जो टोपी पहनी हुई है वो प्रैक्टिशनर की पहनी हुई है, तो प्रैक्टिशनर इसी रिस्क और इसी स्ट्रेटजी के अगेंस्ट क्या परफॉर्म करेगा मेरे बच्चों? जल्दी से बता दें, इससे रिस्क और इसी स्ट्रेटजी के अगेंस्ट क्या परफॉर्म करेगा? तो मैंने उसी से रिलेटेड आपको प्रोसीजर्स भी प्यारे बच्चों बता दिए। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो मतलब अगर मैं देखूँ नॉन क्लाइमेट रिस्क, तो वर्क फोर्स, लेबर कंडीशन, बिजनेस एथिक्स, ये क्लाइमेट मसला नहीं है। डेटा सिक्योरिटी, नेशनल बैंक में साइबर का अटैक हुआ, सही है। फूड सेफ्टी, ड्रग सेफ्टी, ये सारे के सारे मसले किस चीज़ के हैं? ये सारे के सारे मसले जो हैं वो आपके पास नॉन क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क हैं। तो चीज़ों को डिटेल्ड में भी पढ़ा है, चीज़ों को कनेक्ट करके भी पढ़ा है, और चीज़ों को जो है वो आपस में समराइज करके कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए भी पढ़ा है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्या मेरे बच्चों क्लियर है यहाँ पे? क्या आज की क्लास में इतना समझ आ गया कि IFRS S1, क्या आज की क्लास में इतना समझ आ गया कि हमारा जो है वो यूनिवर्स क्या है सस्टेनेबिलिटी का? क्या आज की क्लास में हमें यूनिवर्स समझ आ गया कि सिलेबस है क्या हमारा? हमें हमारा सिलेबस समझ आ गया मेरे बच्चों को। 5 चीज़ें हमारे पास सिलेबस में, और 5 चीज़ें आपस में कैसे कनेक्ट करती हैं, ये समझ आ गया। क्या हमें ये समझ आ गया कि यूनिवर्स क्यों बनाई गई? क्या एग्जिस्टिंग यूनिवर्स एड्रेस नहीं कर पा रही थी? क्या एग्जिस्टिंग यूनिवर्स एड्रेस कर पा रही थी बच्चों? अगर आज की तारीख में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं है तो क्या FS में उसका डिस्क्लोजर जा रहा होता था? अगर आज रेगुलेटर की तरफ से कोई पेनल्टी नहीं लगी है तो क्या हमें पेनल्टी रिकॉर्ड कर रहा होता था या उसको डिस्क्लोज कर रहा होता था? अगर आज पाकिस्तान में बैठ के हर कोई कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन कर रहा है और उसको पता है कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो क्या वो चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं डिस्क्लोज हो रही है? लेकिन क्या आगे जाके इम्पैक्ट आ सकता है? हाँ जी, क्या आगे जाके इम्पैक्ट आ सकता है? आगे जाके कब तक? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म? क्या अगले 10 साल में इंपैक्ट आ सकता है? यस सर, 10 साल में मुझे ऐसा लगता है कि इंपैक्ट आ सकता है। यस, एज पर IFRS S1 ये आपका सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क है। शाबाश, 4 चीज़ें डिस्क्लोज करें। फ़र्क समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? फ़र्क समझने की कोशिश करिएगा, सही है? फ़र्क समझने की कोशिश करिएगा। ये एक बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है और इसके अंदर जो है अनफॉर्चुनेटली जो है वो उस लेवल पे चीज़ें अभी तक डेवलप नहीं हो सकी हैं, सही है। आई के अपने स्टेट एक्स भी इसकी इशू नहीं करी है, प्रैक्टिस किट भी इशू नहीं करी है, ठीक है। तभी डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज़ के सवालात मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर सकें उतना ज़्यादा जो है वो इंशाल्लाह हमारे लिए फ़ायदा हो। प्लस कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि जो अभी हमने ऑडिट में एक टेस्टिंग सिस्टम बनाया है, सही है, जिसके वो जो आपके पर्सनलाइज सिस्टम होगा, जो आपका पर्सनलाइज सिस्टम होगा वो फर्स्ट फेज़ में अभी हम ऑडिट में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह वो सस्टेनेबिलिटी में भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो विद इन 1 मंथ इंशाल्लाह आपको ऑडिट के बाद उसका भी इंशाल्लाह एक्सेस मिल जाएगा। सिर्फ स्टैंडर्ड अलावा है, मेरी बुक अलाउ नहीं है, लेकिन मेरी बुक अगर आप देखेंगे तो IFRS से अलाइंड है। हाँ अच्छा, एक चीज़ सुन लो बच्चों, एक चीज़ सुन लो। तो बच्चों टोटल लेक्चर्स कितने आवर्स के? 60 आवर्स के। टोटल लेक्चर्स कितने आवर्स के? आपकी अटेम्प्ट अर्ली सितंबर कब है? मिड ऑफ सितंबर है। 2 सितंबर को पेपर है बच्चों, 2 सितंबर को पेपर है। आज हमारे पास क्या तारीख है? 13 जून। पेपर से फारिग हो गए हो, सही है, पेपर से फारिग हो चुके हो। सीजन कब स्टार्ट होगा? 30 जून। असल लेट सिटिंग कब स्टार्ट होगी? 30 जुलाई। ऐसा ही है बच्चों, ऐसा ही है ना? 30 जून को तो स्टॉक काउंट कर लिया एक आध दिन, सही है। 30 जुलाई, 30 अगस्त, ये टाइम होगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप आज से पढ़ना स्टार्ट करें, इस टाइम पे आप पूरा CFAP 3 अलॉन्ग विद रिवीजन वर्कशॉप प्रैक्टिस कंप्लीट कर सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है आपको, ये मेरा, अगर आप, मैं तो आपसे कह रहा हूँ अगर आप फर्म में, अगर तो आप फुल टाइम है तो आप जून में ख़त्म कर सकते हैं यार। अगर आप फुल टाइम है तो आप जून में ख़त्म कर सकते हैं। मुश्किल से 2 घंटे यार, मुश्किल से 2 घंटे, मतलब 1 से 2 घंटे मैक्सिमम, 1 से 2 घंटे मैक्सिमम। न्यू लेक्चर्स भी रिकॉर्ड होंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मजीद करानी है। अब जो लास्ट अटेम्प्ट का सवाल है वो अटेम्प्ट कराऊंगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह सवाल प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। दानिश बिल्कुल दे सकते हैं बच्चों। सिर्फ अफ़ान एक काम कर लो मेरा भाई, अफ़ान एक काम कर लो, जो जिस सीक्वेंस में लेक्चर आ रहा है स्मार्ट प्लान में, सही, पोर्टल पे, सिर्फ इस सीक्वेंस में जो है तुम लेक्चर को देखना स्टार्ट कर दो। सिंपल से एक काम ये कर लो फ़ान, सही है। जिस सीक्वेंस में लेक्चर्स आ रहे हैं सुकून से उस सीक्वेंस में लेक्चर्स को देखना स्टार्ट करो। तुम ये देखो कि हमने आधे पौने घंटे में तुम्हें यूनिवर्स का आइडिया हो गया, आधे पौने घंटे में तुम्हें पता चल गया कि सस्टेनेबिलिटी होता क्या है, सही है। जैसे जैसे लेक्चर्स देखना स्टार्ट करोगे प्रैक्टिस और बढ़ती रहेगी, कॉन्सेप्ट इनहेंस होते रहेंगे। अच्छा फिज़ा आप कह रही है कि लेबर अंडर 18 जो है वो IFRS का क्लाइमेट का रिस्क तो नहीं है,
तो लेबर अंडर 18 जो है वो IFRS S2 का रिस्क नहीं है, लेकिन वो S1 में तो फॉल करेगा ना, बिकॉज अगर आप लेबर अंडर 18 यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वजह से बाइकआउट हो सकता है, उसकी वजह से जो है वो पेनल्टी लग सकती है, उसकी वजह से आपका लाइसेंस टर्मिनेट हो सकता है, तो IFRS S1 में तो फॉल करेगा ना वो। अली इशफाक लास्ट अटैक में पेपर बहुत आसान था, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर इसका सेशन रखूँगा। बहुत 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 ज़्यादा आसान पेपर था, और मेरा मशवरा जितना जल्दी सब्जेक्ट को उठा सकते हो उठा लें, बिकॉज IFRS दिन रात इसके ऊपर काम कर रहा है। अभी S3 भी आ जाएगा, S4 भी आ जाएगा, S5 भी आ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी भी आ जाएगी, अभी 12 सेस भी हैं, फिर 24 सेस भी हमारे सिलेबस का पार्ट बन जाएंगे। तो अभी चूँकि चीज़ें बिल्कुल नहीं है, एग्जामिनर्स को भी इतना नहीं पता, ICAP को भी नहीं पता, अगेन कोई प्रैक्टिस किट्स वगैरह नहीं है, चीज़ें नहीं, तो इसलिए जितना जल्दी उठा सकते हो उठा लें, इसको ख़त्म करें भाई। और ये आपको हेल्प करेगा यार, आपका फॉर्म वगैरह में आगे जाके आप जाते हैं जॉब वगैरह में, तो हेल्प करेगा आपको। यही अप्रोच फॉलो करनी है। जब आप मेरी किताब रीड कर रहे होंगे, लेक्चर्स देख रहे होंगे, तो मैंने स्टैंडर्ड पढ़ा है जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज करके, मैंने स्टैंडर्ड रीड करा है, तो स्टैंडर्ड साथ में खोल के रखना। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल लेना है इधर, बिल्कुल लेना है। जिनकी अटैम्प्ट दिसंबर 26 में है, तो मैं उसको भी यही मशवरा दूंगा कि यार 1 से 1.5 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट करें सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज ये तो वो चीज़ है जो कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ हो रही है। और अगर ज़रा सी इसकी नॉलेज क्रिएट हो गई, ज़रा सी क्या मतलब, इंशाल्लाह जब आप लेक्चर लेंगे तो आप एक चैंपियन बन जाएंगे। आप पता फर्म में हो, इंडस्ट्री में भी आर्टिकलशिप आप कर रहे हो यार, थोड़ी सी यूनिक होगी यार आपके अंदर, सही है, एक स्पेशल एट्रीब्यूट आपका क्रिएट हो जाएगा। ड्राफ्टिंग बच्चों में फेमस है ड्राफ्टिंग की वजह से, सही, अल्लाह ने जो इज्जत दी है वो ड्राफ्टिंग की वजह से दी है। तो ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सारे के सारे हमारे पास जितने भी एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, प्रोफेशनल डिप्लोमा का है, एक एक चीज़ को प्रैक्टिस ड्राफ्ट करवाए कि इसको ड्राफ्ट करना कैसे, जो भी न्यू अप्रोच होगी वो मैं कवर करा दूंगा, टेंशन ना लें। मैं सारा के सारा मटेरियल व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा यार। जो आप देखें, आप फर्म में है नहीं है, आप डिसाइड कर लें। सितंबर में अगर आप पेपर दे रहे हैं, तो आप इसको प्लान इस तरीके से कर सकते हैं कि लेट से सस्टेनेबिलिटी हो गया, अगले 1 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेट से 15 जुलाई तक। अगला टारगेट आप ये रखें कि 15 अगस्त तक आपने दूसरा सब्जेक्ट उठाना है, वो कंप्लीट करना है। 15 अगस्त तक आप लेट से फॉर एग्जाम्पल C56 है, सही है, तो C56 ऊपर भी है, C56 नीचे भी, तो दोनों जगह काम आ जाएगा आपको। और आपने कहा 1 महीना C56 का कोर्स मेरे ख्याल से 60 आवर्स है, कुछ 60 आवर्स का कोर्स है लेट से। तो आप कहते जी अगर मैं ये 2 सब्जेक्ट उठाता हूँ लेट से, और मैं 15 अगस्त को कर दूंगा, तो पेपर से पहले फिर जो मेरे पास आखिरी के 15 दिन होंगे उसमें सिर्फ मैंने रिवाइज करना है, लेट्स इट। तो एक हफ्ता आपके पास एक सब्जेक्ट का होगा, दूसरा हफ्ता आपके पास दूसरे सब्जेक्ट का होगा। यार मैं अफवान आपका सवाल समझ नहीं रहा है सर, आपका लेक्चर प्लान B है क्या? मतलब पेपर आसान था फिजा, पेपर मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था, पेपर आसान था। सॉफ्ट में अवेलेबल होंगे, जो लेक्चर आ रहे हैं वो स्टार्ट करें देखना, भाई खुदा का वास्ता वो देखना स्टार्ट कर दें, टाइम वेस्ट ना करें, वो देखना स्टार्ट कर दें। जो न्यू लेक्चर होंगे, क्लास अनाउंस होगी, क्लास अनाउंस होने के साथ में और आप साथ बैठेंगे, बट जो है उसको आप कवर करें। अभी हमारे पास 1 से 1.5 महीने में C52 में चेंजेस आएंगी, जैसे ही वो चेंजेस आएंगी हमारे पास लॉ में, तो इंशाल्लाह वो अपडेट हो जाएंगे। नहीं आप पहले लेक्चर देखें फिर वर्कशॉप देखें जी, यूट्यूब में भी अवेलेबल होगी। ओपन बुक को कैसे यूज़ करनी है नहीं करनी, मैंने अपने पूरे ड्राफ्टिंग के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें डिस्कस करी हैं। फिर खजरा अगर अगले 1-1.5 महीने में C52 कॉर्पोरेट लॉ में चेंजेस आती हैं तो वो सितंबर के लिए रेलिवेंट नहीं होंगी। बिल्कुल फैजान, साथ साथ नया मटेरियल डालता रहूँगा। हिम्मत तो पकड़ें यार आप लोग, इतने सारे इफ एंड बट सोचेंगे यार तो कभी डिसीजन नहीं ले सकेंगे ज़िंदगी में यार। आगे चीज़ें बहुत तेज़ हो रही हैं भाई। बुक अवेलेबल है हसन, बुक अवेलेबल है मेरे भाई। रोहेल बिल्कुल दे सकते हो मेरा बच्चा, बल्कि मेजोरिटी बच्चा कर ही रहा है, बिकॉज इसमें इंशाल्लाह पास होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। और एक मोटिवेशन आपको मिल जाएगी यार, कि 6 पर्चे पास करने 1-2 पास होगा। कोई भी चेंज नहीं है अब्दुल्ला, कुछ भी चेंज नहीं है, दोनों होंगी बेटा। जो रिकॉर्डेड लेक्चर आ रहे हैं आपने वो देखने, सही है, ताकि आपका कोर्स अगले 15-20 दिन में ख़त्म हो। और मतलब इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आप अभी कह रहे हैं सर 1 से 2 घंटा आप देखना स्टार्ट करेंगे लेक्चर, तो आप देखते ही रहेंगे बच्चा, इतना ज़बरदस्त चीज़ है ये। चले बच्चों, कोई और सवाल हो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे हम करेंगे। मेरी 5 मिनट बाद एडवांस ऑडिट का सेशन स्टार्ट होने वाला है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा बच्चों, और थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस में इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए।